Hello everyone, welcome back to your own channel that is Audio Growth. This is Richa Sharma, your social science educator. जैसे कि बच्चा पार्टी आपको पता है, मैं आपको सोशल साइंस में ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसके अंदर मैं आपका चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वन शॉट वीडियो बताने वाली हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारी चीज़ें इसके अंदर। इसके पहले मैं आपका चैप्टर नंबर 5 जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई बेटा हमारे कि मैं आज कौन सा आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि हमने कैसे स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आए हम आपके लिए क्लास 10th के लिए, कि जिसके कारण आपके क्या हो सके 40 में से 40 मार्क्स आप स्कोर कर सको। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप इजीली कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी का टर्म 1 का पेपर थोड़ा बहुत बिगड़ा भी होगा तो वो टर्म 2 के अंदर इजीली अपने मार्क्स स्कोर कर सकता है। जैसे कि आपको पता है 10th के जो मार्क्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक तरह से आपके। ये तो होगी आपके करियर के बारे में बात की कितने इंपॉर्टेंस होते हैं मार्क्स आपके। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेटा जैसे कि आप लोगों को प्रॉब्लम जाती थी कि हमारा एक ही चैनल था, उस पर हम क्या कर देते थे, सारे कंटेंट जो भी होता था 9th 10th 11th 12th बाकी का जॉब के रिगार्डिंग जो भी सारी चीज़ें होती थी हम वो सिर्फ एक ही चैनल पे डाल देते थे, जिसके कारण बच्चों की शिकायत आती थी कि क्या बोलना चाहिए कि हमें चैप्टर्स ढूंढने में या हमें हमारा कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम जाती है। अब हमने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, हमने सेपरेट चैनल बना दिए हैं। जैसे कि आप क्लास 10th में तो आपको स्पेशली ऑडियो ग्रोन का क्लास 10th का आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ जाके आपको सिर्फ 10th रिगार्डिंग क्लास 10 के रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, भले ही वो आपका सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो और आपका कंप्यूटर भी। हमने सारे सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपका मटेरियल होता है, सैम्पल पेपर होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम उस पर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं एंड देन वहाँ से आपको जो भी होगा, इवन कुछ डाउट वाउट होता है तो आप वहाँ से वो भी पूछ सकते हैं, हम वो भी आपके क्लियर कर देते हैं। सो बेटा ये तो हो गई आपकी बात कि हम आपके लिए क्या क्या कैसे कैसे लेके आए और आपको क्या करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, जिसके थ्रू आपके पास पहले से नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देखने के लिए क्या रहे, फ्री रहे। एंड देन जब आप वीडियो देख लें और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, आपके काम आया, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो को। जैसे कि आपको पता है बेटा हमारे चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम यहाँ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और जितनी भी सॉरी और जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है मैं उन सब के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। और या फिर इंडस्ट्री के लिए जो हमें फैक्ट्री डालनी होती है, सेटअप करनी होती है, तो उसके लिए कौन कौन सी हमें बोलना चाहिए, कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए, फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी फैक्ट्री के लिए कौन सी जगह इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा जब भी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड, राइट, वो भी कैसा, लार्ज क्वांटिटी के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम अपने। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका, यहाँ बोला जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, लेकिन किसके अंदर हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर, थोड़ा बहुत नहीं बन रहा है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर बन रहा है। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद हम उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है, रॉ मटेरियल भी आपका वैल्यूएबल रहता है, लेकिन रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट बन के आता है ना वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है, ओके। और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन दी सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि इससे पहले भी बेटा आपने पढ़ा है, हमारे थ्री सेक्टर्स होते हैं आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी।
तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है ना, वो कौन सा सेक्टर होता है? वो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry. और अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है या हमें ये जानना है कि वो इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है, तो वो हम कैसे जानते हैं? उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो कितनी डेवलप है। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी डेवलप होगी, उतनी ही ज्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं आपके। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर एज अ बिग बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या बोला जा रहा है आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? बैकबोन बोला जाता है इसको एक तरह से। किस चीज का? डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट किस चीज का? जनरल और इकोनॉमिक का। ठीक है, जो भी हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, किसी भी कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम एक तरह से बैकबोन बोलते हैं, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक और जो भी जनरल कंडीशंस होती हैं, जनरल चीजें होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं बेटा? डेवलप होती हैं। ओके, क्यों होती है वो अब हम देखेंगे। उसका फर्स्ट रीजन ये है, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, reduce heavy independence of agriculture, income by providing job in non-agriculture sector। अब जो आपका फर्स्ट बोला जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है बेटा? ये हेल्प करती है। किसके अंदर हेल्प करती है? आपकी मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर अगर हम है ना पुराने टेक्नोलॉजी यूज करते आ रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज बनाती है। ठीक है, अब नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो वो किसके थ्रू आती है? आपकी इसी के थ्रू आती है। तो इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या बना रही है? मॉडर्नाइजिंग बना रही है। रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। और क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ जो मैक्सिमम डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है उसको भी क्या करती है? ये कम करती है। और बाकी के जो सेक्टर्स हैं हमारे, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें आपको क्या करती है? जॉब प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली बात है, आपके यहाँ फैक्ट्री बनेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों को जो है वो जॉब मिलेगी। किसके अंदर? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। समझ में आया बेटा? फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही एक तरह से तीन चीजें कवर कर ली है। एक तो ये मॉडर्नाइजिंग बनाती है एग्रीकल्चर को, सेकंड रिड्यूस करती है डिपेंडेंसी जो कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर है, और साथ के साथ में वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जॉब भी प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब एंड जनरेटिंग मोर इनकम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री क्या करती है? एक तो जॉब क्रिएट करती है, और जिसके कारण लोगों के पास क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो उनकी इनकम क्या हो जाती है? जनरेट होने लगती है, या फिर उनकी इनकम और अच्छी हो जाती है। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। अब जैसे कि ऑब्वियसली बात है, ये क्या कर रही है? आपका जॉब प्रोवाइड कर रही है। अगर ये जॉब को क्रिएट कर रही है, जॉब को प्रोवाइड कर रही है, तो जिसके कारण आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम भी क्या होने लगती है? रिड्यूस होने लगती है। और अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिड्यूस होने लगेगी तो कंट्री से पॉवर्टी जो है, वो गरीबी जो है, वो भी क्या होने लगेगी? दूर होने लगेगी। समझ में आया बेटा? इसके अंदर हमने तीन इंपॉर्टेंस देखे। कौन कौन से? एक तो ये मॉडर्नाइजिंग करती है एग्रीकल्चर को, और जो भी एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा सब कुछ बेस है उसको वो क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। इंडस्ट्री हमारे लिए जॉब को क्रिएट करती है और मोर इनकम को जनरेट करती है, जिसके कारण आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका भी रिडक्शन हो जाता है, और आपकी कंट्री से पॉवर्टी क्या होने लगती है? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ओके, नाउ इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश गुड ऑफ हायर वैल्यू। जैसे कि आपको पता है बेटा, जो अगर हम रॉ मटेरियल बोलना चाहिए आपका, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमारा क्या होता है? वो कम पैसों में जाता है। और अगर हम उसको प्रॉपर गुड बना के, प्रोडक्ट बना के, फाइनल प्रोडक्ट बना के, फर्निश्ड प्रोडक्ट बना के, फर्निश्ड गुड बना के अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमें प्राइस ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ओके, तो हमारा क्या बोला जा रहा है? इसलिए क्या बोला जा रहा है? क्या करती है ये? हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है,
ये क्या करती है, हेल्प करती है रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में, क्या हो सके वो वैरायटी ऑफ फर्निश गुड बन सके हायर, जिसके कारण आपका क्या हो सके, हायर वैल्यू आपको मिल सके। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपांड ट्रेड एंड ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, जिसके कारण आपका क्या होता है, जो आपका ट्रेड होता है वो एक्सपांड होता है, ठीक है, जो ट्रेड होता है आपका वो फैलता है, और साथ के साथ में आपके पास क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। ऑब्वियसली बात है, आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। समझ में आया बेटा, फॉरेन मनी एक तरह से हम बोल सकते हैं। A country with a high level of manufacturing activities become prosperous। अब क्या होता है, किसी भी कंट्री की अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज अच्छी होती है, हाई लेवल की होती है, तो वो कंट्री क्या होती है, प्रॉस्पेरस कंट्री बोली जाती है। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। आपको देख लिया, हमने देख लिया आपका कि क्या बोलते हैं, आपका एक तरह से हमारा है ना, क्या इंपॉर्टेंस है आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे, अब धीरे धीरे करके हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंड ऑन ईच अदर। जो भी एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। Industry gives a major boost of agriculture by raising its productivity by providing their tools and products such as fertilizer etc. अब जैसे कि बोला जा रहा है एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। कैसे, सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है। इंडस्ट्री क्या करती है, मेजर बूस्ट प्रोवाइड करती है, किसको, एग्रीकल्चर को। कैसे करती है, क्योंकि वो नए नए टेक्नोलॉजी लाके देती है, नए नए टूल्स लाके देती है, फर्टिलाइजर्स लाके देती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर क्या होता है, आपका बूस्ट होता है, ठीक है, बूस्ट मतलब कि बढ़ता है। ओके, एंड इंडस्ट्री कैसे डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री डिपेंड है क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर से आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो आप उसके अंदर फाइनल गुड्स कैसे बनाओगे। तो ये इस तरीके से क्या उसके ऊपर डिपेंड रहती है। समझ में आया बेटा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर को मेजर बूस्ट प्रोवाइड करती है। कैसे करती है, क्योंकि वो डिफरेंट टूल्स देखती है, आपके नए नए टूल्स जो भी बनते हैं हमारे, और फर्टिलाइजर एंड ऑल प्रोवाइड करती है, जिसके कारण आपकी एग्रीकल्चर है आपका वो और अच्छे से हो सके। और इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री कैसे डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि एग्रीकल्चर जो होती है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जिसके कारण एंड सेल दियर प्रोडक्ट एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machine and tools etc. to the farmer। एक तो इनने क्या किया, इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर रॉ मटेरियल के लिए, साथ के साथ में जो फार्मर्स लोग होते हैं उन्हें बहुत सारे टूल्स एंड ऑल चाहिए होते हैं, उनको इरिगेशन पंप चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए होता है, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए होता है, पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहाँ से खरीदते हैं, इंडस्ट्री से ही खरीदते हैं, है ना। तो जिसके कारण इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री टू नेशनल इकोनॉमिक। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री कैसे हमारे नेशनल इकोनॉमिक के अंदर क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है। सो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके नेशनल इकोनॉमिक के अंदर। सो लेट्स सी, contribution of industry in the GDP is very low in India as compared to East Asian economics। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री की, जो हमारे जीडीपी के अंदर है वो बहुत कम है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, वो बहुत कम है कंपैरिजन टू ईस्ट इंडियन इकोनॉमिक। जो भी आपकी ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स है उसके कंपैरिजन में इंडिया का क्या है, आपका जो रेट है वो कम है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं NMCC, आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसलिंग has been set up by the government to take a appropriate policy measure to improve the productivity of manufacturing sector। अब क्या किया,
जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक काउंसलिंग बनाई, ठीक है, और उसके अंदर जो भी अप्रोप्रिएट पॉलिसी रखनी चाहिए वो उनने रखी, जिसके कारण आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो सके, आपकी इंप्रूव हो सके। ये किसने किया, आपका गवर्नमेंट ने एक काउंसलिंग बनाई जिसका नाम है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसको सेटअप किया गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर वो क्या कर सके, वो अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर ले सके, जिसके कारण आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, आपकी इंप्रूव हो सके। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ने किस हिसाब से किया एंड किस हिसाब से उसने इंप्रूव करने की कोशिश की। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री के लिए कैसी लोकेशन लगती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के अगर बारे में हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। जहां भी आप अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री की लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो किस किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रही है कि वहां एक तो रॉ मटेरियल हमें की अवेलेबिलिटी इजिली मिल जाए, लेबर हमें मिल जाए, कैपिटल हम जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमारी प्रॉपर हो जाए, पावर्स होना चाहिए मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, और साथ के साथ में आपका मार्केट भी पास में होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। अब क्या बोला जा रहा है, आपका जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, वो कुछ चीजें फॉलो करती हैं। वो कौन सी हैं आपकी, cities provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultant and finance advice etc to the industry। जो cities होती हैं आपकी, जो urbanization होता है आपका, cities जो होती है वो क्या करती हैं आपका, ये सारी चीजों को प्रोवाइड करती है। क्या क्या प्रोवाइड करती है, मार्केट प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर भी प्रोवाइड करती हैं, कंसल्टेंट भी प्रोवाइड करती हैं जो कि एडवाइस दे सके, फाइनेंशियल एडवाइस दे सके, किसको, इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका सिटी, या फिर हम बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन आपका प्रोवाइड करता है। Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban center known as एग्लोमिरेशन, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है करके आपका, अब यहाँ एक टर्म आ रहा है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्लोमिरेशन जो है, एग्लोमिरेशन इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा। तो जब हम एग्लोमिरेशन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टूगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस। बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती हैं वो एक साथ आती हैं, जिसके कारण जो भी अर्बन सेंटर उन्हें एडवांटेजेस ऑफर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसका वो क्या कर सके, यूज कर सके। उसको हम बोलते हैं एग्लोमिरेशन इकोनॉमिक्स। समझ में आया बेटा। मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टूगेदर, ठीक है, एक साथ आ रही है, किसके लिए, टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस। जो भी एडवांटेजेस ऑफर कर रहे हैं उन्हें अर्बन सेंटर, उसको यूज करने के लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्लोमिरेशन बोल रहे हैं। समझ में आया आपको। नाउ ये आपसे एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है इसकी डेफिनेशन। अब बेटा हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या कैसा होता है, कैसी हमें लोकेशन एंड ऑल चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन के बारे में। सो इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे उसमें डिवाइड किया गया है ऐसे, जिसमें कि जो फर्स्ट है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। फर्स्ट जो बेसिस है वो क्या है आपका, रॉ मटेरियल का सोर्स, जिसमें एक आएगा आपका एग्रो बेस्ड, दूसरा आएगा बेटा मिनरल बेस्ड। अब ये आपकी दो होंगी। जब भी हम बात करेंगे किसके बेसिस पे, रॉ मटेरियल के सोर्स के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप की आपकी इंडस्ट्री होंगी, एक एग्रो बेस्ड और एक होगा मिनरल बेस्ड। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, basic or key industry which supply their product or raw material to manufacture other goods, example iron and steel and copper smelting।
अब क्या होता है, जो बेसिक इंडस्ट्री रहती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, वो सप्लाई करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को या फिर रॉ मटेरियल किसको, मैन्युफैक्चरिंग को, जिसके कारण क्या कर सकें, वो जो इंडस्ट्री है उसको अदर गुड के अंदर क्या कर सकें, वो मैन्युफैक्चर कर सकें या कन्वर्ट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एसेट्रा। समझ में आया बेटा? बेसिक और जो की इंडस्ट्री होती हैं वो क्या करती हैं, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को किसको देती हैं, मैन्युफैक्चर को देती हैं, जिसके कारण वो अदर गुड्स के अंदर क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट। और जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस करती हैं गुड्स और डायरेक्टली किसको दे सकती हैं, वो कंज्यूमर को दे सकती हैं, कंज्यूमर उसको यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल शुगर आपका, टूथपेस्ट आपका। अब ऐसा नहीं है कि आपको घर में आके उसको बनाना है उसके बाद आपको यूज करना है, डायरेक्टली उनने आपको बना के दे दिया है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसका यूज करना है आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड है वो किसके ऊपर है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। जैसे कि आपका एक क्या होती है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कम करते हैं। जैसे कि इसके अंदर बोला जा रहा है, सच इंडस्ट्री विच रिक्वायर द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़। हम मैक्स टू मैक्स कितना रुपीज इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, 1 करोड़ रुपीज, वो आपकी क्या कहलाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। इट एम्प्लॉयज आर स्मॉल नंबर ऑफ लेबर्स, और उनके पास जो एम्प्लॉयज और लेबर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उनकी जो कंपनी होती है वो छोटी सी होती है, जो उनकी इंडस्ट्री होती है वो छोटी सी होती है, जिसके कारण उनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, इसलिए उनके पास एम्प्लॉय और लेबर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, if investment is more than 1 crore or any industry then it is known as the large scale industry। बेटा ये आपको याद रहना चाहिए कि जब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, और जैसे ही हम 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन जाती है। अब हम देखेंगे ओनरशिप के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन। पहला है बेटा आपका पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं तो ये जो आपके सेक्टर होते हैं या ये आपकी जो इंडस्ट्री होती है उनको कौन ओन या फिर ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। जिन भी हम बोल सकते हैं, जिन भी आपकी कंपनीज को, जिन भी आपकी इंडस्ट्री को आपकी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट जो है वो ओन या ऑपरेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल भेल और सेल एसेट्रा। अब आपका काम ये है कि आपको मुझे कमेंट करके भेल और सेल का फुल फॉर्म बताना है, ओके। सेकंड नंबर का है बेटा, वो है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको क्या करता है, उसको ऑपरेट या ओन करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट। पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट के अंदर या तो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके उसको क्या करते हैं, उसको रन करते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री एसेट्रा। अब आपको इसमें भी मुझे टिस्को का फुल फॉर्म बताना है, ओके। लेट्स सी कौन कितना इंटेलिजेंट है। नाउ अब हमारा जो थर्ड है वो है आपका ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर के बारे में बेटा अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट एज वेल एज कोई प्राइवेट, जो प्राइवेट ग्रुप होता है, इंडिविजुअल का ग्रुप होता है या कोई एक व्यक्ति क्या करता है, दोनों मिलके जिस सेक्टर को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसको हम ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप होती है उसके अंदर। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपका ऑयल इंडियन लिमिटेड जो है, ये आपका क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों से मिलके बना है, इसको हम ज्वाइंट सेक्टर का एग्जांपल बोलेंगे। अब हमारा होता है बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर। जब हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है आपका इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपकी इंडस्ट्री होती है वो कौन ओन और ऑपरेट करता है, प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। जो भी सप्लायर है रॉ मटेरियल का या फिर रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर है,
वो जब उस कंपनी को या उस इंडस्ट्री को ऑपरेट या ओन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। अब जो आपकी है फोर्थ वाली, वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। एक तो वेट के अकॉर्डिंग रो के और एक फिनिश गुड के अकॉर्डिंग आपका क्या है वो बोलना चाहिए, एक तरह से आपका क्लासिफिकेशन है। सो इसके अंदर क्या आती है, आपकी हैवी इंडस्ट्री आती है, जैसे कि आपकी आयरन एंड स्टील। एक लाइट इंडस्ट्री आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लाइट रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस भी लाइट गुड्स करते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री क्योंकि हम बल्क या वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक हैवी इंडस्ट्री होगी, उसका एग्जांपल होगा आयरन एंड स्टील। एक आपकी लाइट इंडस्ट्री होगी जिसका आपका एग्जांपल होगा बेटा क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। अब इसके बाद बेटा हमने जैसे कि देखा था आपका, उसमें अब इनका हम डीपली और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट बेसिस था उसका, जो हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एटसेट्रा इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ठीक है, एग्रो बेस्ड मतलब कि जो एग्रीकल्चर से बेस्ड है। ओके जैसे कि आपका कॉटन, जूट, वुड, सिल्क विल्क होता है, या शुगर हो गई आपकी, या फिर खाने वाला तेल हो गया आपका, ये सारे इंडस्ट्री किस में आती हैं, आपकी एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री में आती हैं। अब बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेट। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, हमारा जो भी जीडीपी है उसका 4% कंट्रीब्यूशन किसका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। ओके, इट इज ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलियंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये एक हमारी एक तरह से बोला जा रहा है इकलौती इंडस्ट्री ऐसी है जो कि पूरी कंप्लीट चेन बनाती है, मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके जो हाईएस्ट फिनिश गुड है वहां तक के हर चीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एक तरह से बोला जा रहा है कितना एम्प्लॉयमेंट देती है, 35 मिलियन पर्सन के करीब क्या करती है, ये एम्प्लॉयमेंट देती है। अब है आपका टेक्सटाइल के अंदर भी कौन सा, कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल सिंस एंशिएंट टाइम विच हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल है ना बेटा, वो अभी नहीं, वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। बट उस टाइम पे क्या होता था, आपका हैंड स्पिनिंग होती थी, हैंडलूम वीविंग होती थी, ये टेक्निक्स यूज की जाती थी। आज भी हमारे यहाँ हैंडलूम चलता है, हैंडवर्क चलता है, वो एक्सपेंसिव आता है। लेकिन after 18th century power loom came into use and traditional industries suffer a setback। अब क्या हुआ, तो उस टाइम पे हमने देखा था जो भी हमारे है ना मशीनरी गुड्स एंड ऑल आ गए थे, जिसके कारण हमारी पावर लूम्स जो थी उनके ऊपर जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उनको क्या करना पड़ा था, बहुत सफर करना पड़ा था फिर से अपना पूरा सेटअप एंड ऑल करने के लिए। और जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी वो आपके मुंबई में स्टैब्लिश की गई थी 1854 के अंदर। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चा, आपको पता होना चाहिए। In the early year, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and the Gujarat। अर्ली ईयर की हम बात करें तो जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कॉटन कहाँ ग्रो करती थी, आपकी महाराष्ट्र और गुजरात का बेल्ट है ना वहां, जो कि वहां उसको हर चीज अच्छी मिल जाती थी ना, पानी वानी एंड ऑल, क्योंकि जब तक आपके पास कॉटन होगा नहीं तब तक आप कॉटन इंडस्ट्री एंड ऑल कैसे बनाओगे, ये तो हमने देखा ही था हमारे इंडस्ट्री बनाने के फीचर्स में। This was due to availability of raw cotton market, transport including accessibility, port facility, labor, moist climate etc। अब ये यहाँ क्यों था महाराष्ट्र और गुजरात के इधर, क्योंकि वहां रो कॉटन इजिली मिल जाता था, मार्केट पास में था, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी थी, इवन पोर्ट की फैसिलिटी भी एक्सेसिबल थी, लेबर भी अच्छे मिल जाते थे, और वहां का क्लाइमेट भी मोइस्ट क्लाइमेट होता था, मोइस्ट क्लाइमेट होता था, जो कि आपके क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए अच्छा होता है।
Spinning continue to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. However, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and design of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. फिर क्या हुआ आपका जो स्पिनिंग चला आ रहा था आपका किसके अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के अंदर, तो पहले सेंट्रलाइज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, ये डिसेंट्रलाइज होता गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक जगह का अपना अपना फेमस है ना, मतलब सिल्क कहीं और का किसी और स्टेट का है, जैसे एम्ब्रॉयडरी में भी डिफरेंस आता है आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलकाता की जो साड़ी होती है, वो कोलकाता की साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो अलग होता है, साउथ में आपकी काजीवरम एंड ऑल चलती है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है आपका, ठीक है। तो ये हुआ करके आपका पहले ये सेंट्रलाइज हुआ करता था एंड देन फिर क्या होने लगा, ये डिसेंट्रलाइज हो गया आपका। India has world-class production in spinning, but weaving supply low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. इंडिया का जो है प्रोडक्शन स्पिनिंग का वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है, ठीक है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग का तो उसका बहुत अच्छा है, बट जो वीविंग के लिए फैब्रिक प्रोवाइड किया जाता है वो लो क्वालिटी का होता है, इसलिए जो आपका यान बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। समझ में आया? जो स्पिनिंग है वो तो वर्ल्ड क्लास की स्पिनिंग है, लेकिन आपका वीविंग के लिए जो फैब्रिक प्रोवाइड किया जाता है वो लो क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए आपकी जो यान प्रोड्यूस होती है वो हाई क्वालिटी की नहीं होती है। ओके। इंडिया एक्सपोर्ट यान टू जापान, इंडिया एक्सपोर्ट भी करती है यान को, कहां, जापान के लिए। द कंट्री ऑल्सो एक्सपोर्ट कॉटन गुड्स टू यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। जापान के अलावा हम ये सारी जगह भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन को। हमारे यहाँ का कॉटन वैसे बहुत अच्छा होता है बेटा। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द स्पेंडल, जो कि एक तरह का स्पिनिंग का टूल है इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंडल का क्या किया गया है आपका, इंस्टॉल किया गया, ठीक है। स्पेंडल का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग करते हैं ना, उसका टूल होता है बेटा ये, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले नंबर पे चाइना, सेकेंड नंबर पे इंडिया में। इंडिया हैव अ लार्ज शेयर इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑफ द कॉटन यार्न, अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। जो इंडिया है ना, वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें कॉटन यार्न के अंदर, तो उसका अच्छा खासा शेयर है, और अगर ये टोटल जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/4 जो है वो हमारा इंडिया का है। ओके, मतलब इंडिया अच्छा खासा वो रखती है। However, our trade in garment is only 4% of the world today. और अगर हम गारमेंट्स की बात करते हैं, गारमेंट्स के अंदर हमारा ट्रेड्स कैसा है, 4% है वर्ल्ड के, जो भी वर्ल्ड का टोटल ट्रेड है उसका 4%, ठीक है। और अगर हमने कॉटन यार्न की बात की है, उसका ट्रेड कितना है, हमारा टोटल ट्रेड का 1/4 है। ओके बच्चा, अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है आपकी टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री को। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है ना वो रेगुलर नहीं है। दूसरा, जो हमारे यहाँ मशीनरी एंड ऑल है वो ओल्ड है और ओल्ड डेटेड है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। थर्ड, लो आउटपुट ऑफ लेबर, जो लेबर है वो भी इतने स्किल लेबर नहीं है, मतलब लेबर को ऐसा काम करना आता होगा लेकिन स्किल्ड नहीं है, ठीक है। टफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, और जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है ना उसको टफ कंपटीशन कौन देता है, आपका सिंथेटिक, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना बेटा वो सस्ता होता है, और जो आपका कॉटन होता है उसमें भी हैंडलूम का जो होता है वो आपका महंगा पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे जूट टेक्सटाइल की। जल्दी से मुझे ये बताना कि जूट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन सा क्रॉप बोलते हैं। वैसे अपन ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, जूट को हम कुछ तो क्रॉप बोलते हैं, कौन सा क्रॉप बोलते हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट एंड जूट गुड्स, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोली जा रही है जो भी जूट, रो जूट मटेरियल के लिए और जूट के जो भी गुड्स होते हैं उसके लिए। Most of the jute mill in India are located in the West Bengal, mainly along the bank of the Hooghly River.
अब क्या है, जो मैक्सिमम आपकी मोस्ट ऑफ दी जो जूट मिल है वो आपकी कहाँ है, वेस्ट बंगाल के यहाँ लोकेटेड है। वो भी कहाँ, हुगली रिवर जो है उसके किनारे के पास में। अगर हम फर्स्ट जूट मिल की बात करते हैं, वो आपकी सेटअप की गई थी 1859 के अंदर। देखना बेटा, फर्स्ट जूट मिल 1859 के अंदर की थी और हमने मुंबई के अंदर टेक्सटाइल की थी, तो दोनों में डिफरेंस है। और ये कहाँ की गई थी, कोलकाता के पास में एक जगह है रिशर करके, वहां की गई थी। रिशरा करके जगह है, रिशरा कहाँ, कोलकाता के पास में फर्स्ट जूट मिल। अब हम देखेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन दी हुगली बेसिन आर। क्या फैक्टर है जो कि वो हुगली बेसिन के पास में उसको लोकेटेड किया गया है। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वो जो एरिया है ना वहां जूट अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, और जूट में आपका पानी ज्यादा लगता है तो वहां का जो पानी का ट्रांसपोर्ट है ना वो भी क्या है, बहुत महंगा नहीं है। Support by a good network of the railway, roadways and waterways of facility movement of raw material to the mills। और इसके अलावा वहां का जो नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छा है। भले ही हम रेलवे की बात कर लें, रोडवे की बात कर लें, वाटरवे की बात करते हैं, सबके अंदर सारी जगह आपका क्या दिया गया है, नेटवर्क बहुत अच्छा दिया गया है, जिसके कारण रॉ मटेरियल इजिली हम कहां से शिफ्ट करवा सकते हैं या पहुंचा सकते हैं मिल के पास। फैक्टर, अच्छा सॉरी, ये स्लाइड्स फिर से आ गई आपकी। जैसे कि मैंने बताया था आपका पहले कि एक तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां का जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो सस्ता है, और वहां जो है ना नेटवर्क है आपका वो क्या है, बहुत सही है आपका। ठीक है, इसके बाद एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो मटेरियल, क्योंकि वहां का पानी भी सस्ता है, पानी बहुत सारा भी है वहां, क्योंकि जो रो मटेरियल रो जूट की अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर हमारा बहुत सारा पानी लगता है। और जो हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो वहां क्या है आपका, वेस्ट बंगाल हो गया और आपका स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट हो गया उसके कुछ एरियाज हो गए, यहाँ का जो लेबर होता है ना वो भी बेटा बहुत चीप होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, लेबर चीप होगा तो कॉस्ट कम लगेगी, जिसके कारण वो बिकेगा सस्ता। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। कोटा एज अ लार्ज अर्बन कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने देखा था कि कोलकाता के पास में ही आपका रिश्रा करके जो जगह है वहां आपका क्या है, फर्स्ट जूट की ये डाली गई थी। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, आपका जो सेटअप की गई थी इंडस्ट्री आपकी जूट की, तो वो कोलकाता के पास में थी। तो कोलकाता एक अर्बन ऐसा सेंटर है जो आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट की फैसिलिटी, ये सारी मार्केट एंड ऑल, ये सारी फैसिलिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है जूट के गुड्स को। अब हम देखेंगे कि चैलेंज क्या देखने पड़ते हैं आपके जूट इंडस्ट्री को, कि जूट इंडस्ट्री जो आजकल थोड़ा सा क्या होती जा रही है, काफी डाउन होता जा रहा है उसका मार्केट, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। द स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपीन, इजिप्ट एंड थाईलैंड। अब क्या, एक तो इसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम बात करें तो इसका बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। ठीक है, स्टिफ कंपटीशन है आपका, किसके हाँ बेटा, तो मैं क्या बोल रही थी आपसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है इसको, किसके साथ, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट के साथ। ठीक है, और साथ के साथ में क्या होता है, इसके और भी कॉम्पिटिटर है, जैसे कि बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड, ये भी इसके क्या है, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। अब हम बात करें नेशनल जूट पॉलिसी के बारे में, जो 2005 में बनी थी। नेशनल जूट पॉलिसी was formulated in 2005 with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good price to the jute farmer and enhancing the yield per hectare। अब क्या किया गया, जब गवर्नमेंट को लगा कि इनको भी बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन एंड ऑल फेस करना पड़ रहा है और जो जूट की डिमांड थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, तो इनने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई। ठीक है, जो कब बनाई गई आपकी, कब फॉर्मुलेटेड की गई, 2005 के अंदर, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, दूसरी चीज जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव किया जाए,
और जो प्राइस है वो जूट फार्मर को प्रॉपर प्राइस मिल सके, और जो भी उनकी क्या बोलते हैं खेती करने की जगह होती है, यील्ड रहती है उनकी, उसको भी क्या कर सकें, वो इनहेंस कर सकें, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो भी उसकी सॉइल एंड ऑल की क्वालिटी होती है उसको भी इनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। अब हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खंडसरी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोला जा रहा है शुगर के अंदर, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो गुड़ और खंडसरी करके, खंडसरी भी एक तरह का गुड़ का ही फॉर्म होता है, मीठा ही करके रहता है वो, और गुड़ के में फर्स्ट है और शुगर के में वो सेकेंड पोजिशन पे है वर्ल्ड के। In 2010 to 11, there were over 662 sugar mill in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh। हमारे यहाँ 2010 and 11 की बात करें आप, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, हमारे यहाँ कितनी शुगर मिल्स हैं, 662 के करीब है, ठीक है, जो हमारे पूरी कंट्री के अंदर फैली हुई हैं, जिसमें से कि कुछ स्टेट के नाम यहाँ दिए गए हैं, कहाँ कहाँ वो मिल हैं आपकी, ठीक है। 60% मिल आर इन द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जिसमें से कि जितने भी मिल हैं उसका 60% मिल जो है आपको उत्तर प्रदेश एंड बिहार में देखने को मिलेंगी। इन रिसेंट ईयर मिल आर शिफ्टिंग टू द सदर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र। अब क्या हुआ, लेकिन कुछ टाइम से ये देखा जा रहा है जो भी आपके मिल हैं वो क्या हो रही है, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, स्पेशली महाराष्ट्र में। उसके पीछे का रीजन बोला जा रहा है, द केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वहां का जो केन होता है, वहां का जो शुगर केन होता है, उसके अंदर जो सुक्रोज करके जो आपका है ना कंटेन है वो ज्यादा होता है, ठीक है। वो एक तरह का है ना प्लांट के अंदर जो लिक्विड एंड ऑल होता है ना वो उसके अंदर ज्यादा होता है। ऑब्वियसली पता है जितना ज्यादा रस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपकी शुगर प्रोड्यूस होगी। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर आ लॉन्ग क्रशिंग सीजन, और वहां का जो क्लाइमेट होता है ना, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती है, वहां का क्लाइमेट कूलर टाइप का रहता है, तो वो क्या करता है, आपका लॉन्ग क्रशिंग सीजन इंश्योर करता है। द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट, और जो भी आपके कोऑपरेटिव्स हैं वो क्या है आपके इस एरिया के अंदर, इन स्टेट के अंदर क्या है, ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उनको सारी चीजें मिल रही हैं जो उन्हें चाहिए करके। अब हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बेटा। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जिसके अंदर मिनरल और मेटल का एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जिसके अंदर आपकी सबसे फर्स्ट है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। The iron and steel industry is the basic industry as it provide all type of machinery to run all the other industry। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बेसिक इंडस्ट्री है। वो बेसिक इंडस्ट्री क्यों है बेटा, क्योंकि वो ही क्या करती है, दूसरी इंडस्ट्री के लिए मशीन बना के देती है और मशीन के कारण ही आपके बाकी के गुड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके कॉटन एंड ऑल भी बनाने हैं तो उसके लिए मशीन चाहिए होगी ना, तो वो मशीन किससे बनेगी, आयरन एंड स्टील से। इसके अलावा आप शुगर कैन से शुगर को भी आपको बनाना है तो उसके लिए भी आपको मशीन चाहिए होगी, तो वो मशीन किससे बन रही है, आयरन एंड इंडस्ट्री से। इसलिए आयरन और इंडस्ट्री को क्या इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री बोला जा रहा है, जो कि क्या करती है, बहुत सारे टाइप की मशीनरी प्रोवाइड करती है अदर इंडस्ट्री के लिए। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड। जो स्टील है वो बहुत सारी चीजें बनाती है, बहुत सारी वैरायटी के गुड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आपके में बताया गया इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और भी बहुत सारे जो कंज्यूमर गुड्स यूज करते हैं, इन सब का क्या काम करती है, इन सबको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। Production and consumption of steel is often regarded
एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। यहाँ का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है आपका स्टील का, वो भी क्या है, वो भी एक तरह से अच्छा खासा है और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी वो अच्छा है। इंडिया रैंक 4th among the world unrefined steel producer and the last producer of sponge iron। इंडिया का अगर हम बात करें अनरिफाइंड स्टील की बेटा, ठीक है, अनरिफाइंड स्टील की बात करें तो इंडिया का 4th रैंक है, ओके। और जो हम स्पंज आयरन की बात करते हैं उसके लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोला जा रहा है किसको, इंडिया को। China is the largest producer of steel and also the world largest consumer of steel। और चाइना स्टील को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है और कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करती है। In 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील। 2004 की हम बात करें तो इंडिया क्या था, सबसे बड़ा स्टील का एक्सपोर्टर था, ठीक है। Why iron and steel is a heavy industry। अब बोला जा रहा है आयरन और स्टील, वो मतलब ये जो इंडस्ट्री, इनको हैवी इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? Because all the raw material as well as finished good are heavy and bulky entailing heavy transportation cost। अब क्या होता है, जैसे कि स्टील और आयरन से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या उसका रॉ मटेरियल भी होता है ना बेटा, वो बहुत हैवी होता है, ठीक है। हैवी होने के कारण क्या होता है, ये उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जितनी भारी हम चीज लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है वो आपका बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहां है, तो वो है आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर। इंडिया नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। अब क्या है, इंडिया के पास आयरन और स्टील बहुत सारा है, लेकिन जितना उसका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। उसके पीछे के रीजन क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। एक तो जो हम कुकिंग कोल करते हैं, एक तो अवेलेबिलिटी उसकी जो है वो कम है, दूसरी चीज उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या है, अपने यहाँ की कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी हमारे यहाँ क्या है, उसकी भी सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं होती, इरेगुलर रहती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा फैक्ट्री एंड ऑल इन सब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लांट डलते हैं आपके, वो भी कैसे आपके पुअर है, ठीक है। प्लांट का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपका प्लांट का मतलब वो पेड़ वाला प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, पौधे वाला प्लांट, मतलब कि यहाँ मशीनरी जो होती है ना, फैक्ट्री, हम उसको बोल रहे हैं यहाँ, ठीक है। Liberalization and the foreign direct investment has given a boost to the industry with the effort of private entrepreneurs। अब जो हमारे यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट आया है और लिबरलाइजेशन जब से आया है तब से क्या हुआ है करके ये जो इंडस्ट्री है ना, इन्हें क्या मिला है, बूस्ट मिला है, ठीक है। सॉरी। अब हम देखेंगे एल्युमिनियम स्मिल्टिंग के बारे में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिक इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिक इंडस्ट्री है इंडिया की। द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्टर इज कॉल्ड द बॉक्साइट। जो भी रॉ मटेरियल स्मेल्टर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। इट इज वेरी वल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। ये कैसा होता है, एक तो बहुत भारी और उसका जो कलर होता है ना रॉक का, वो डार्क रेडिश टाइप का होता है बेटा। इट इज लाइट resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and become strong when it is fixed with other matter। ये क्या होता है, एक तो लाइट होता है, इसके अलावा ये कोरिजन से बचाता है, जो जंग वंग लग जाती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलेबल होता है, और अगर हम इसको किसी दूसरे मेटल के साथ मिला लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। मेन जो इसका यूज होता है वो एयरक्राफ्ट बनाने में यूज होता है बेटा। यूटेंसिल्स के अंदर इसका यूज करा जाता है, वायर्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इसलिए।
It has gained popularity as a substitute for steel, copper, zinc and lead in the number of industry. ठीक है, इसने ये पॉपुलर कब हुआ? क्योंकि जब इसने सब्स्टिट्यूट की तरह काम किया, किसके बिहाफ में? स्टील, कॉपर, जिंक, लीड के बिहाफ में बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर, तो ये क्या हो गया आपका? पॉपुलर हो गया। दे आर लोकेटेड इन, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ ये, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। नाउ अब हम देखेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। सो द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। अब जो केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो ये फास्ट ग्रोइंग है और ये क्या होती जा रही है? डाइवर्स होती जा रही है, सब जगह फैलती जा रही है इंडस्ट्री। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेट 3% ऑफ द जीडीपी। हमारा जीडीपी का जितना भी है उसका 3% ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट करती है केमिकल इंडस्ट्री। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया एंड 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ इट्स साइज। और अगर हम इसको एशिया में बात करें तो 3rd नंबर की लार्जेस्ट है साइज के टर्म में, और 12th नंबर की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर। इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अंदर क्या है? आपके छोटे और बड़े दोनों टाइप के, आपको दोनों टाइप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलते हैं, या फिर दोनों टाइप की इंडस्ट्री देखने को मिलती है, लार्ज एंड स्मॉल दोनों। एज वेल एज जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ हो रहा है? आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर के अंदर। ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड petrochemical used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dyestuff, drugs and parameuticals। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक केमिकल है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? आपका पेट्रोकेमिकल के अंदर। पेट्रोकेमिकल का मतलब आपका क्या होता है? जो भी आपकी सिंथेटिक फाइबर हो गए, सिंथेटिक रबर हो गई, प्लास्टिक, डाई स्टफ एंड ऑल होते हैं, इनके अंदर जो यूज होता है वो किसका होता है? आपका ऑर्गेनिक केमिकल का। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड आता है, आपका फर्टिलाइजर आता है, आपका सिंथेटिक फाइबर आता है, प्लास्टिक आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, अल्कलीज आता है, सोडा ऐश आता है। ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं, जिससे आप ग्लास बना सकते हो, सोप बना सकते हो, डिटर्जेंट बना सकते हो, पेपर बना सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज इन सब में आता है बेटा, और ऑर्गेनिक केमिकल का यूज इन सब में आता है। ओके, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मेनली सेंटर अराउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम phosphate and complex fertilizer which have a combination of nitrogen, phosphate and potash। अब ये बोला जा रहा है बेटा मेनली सेंटर की अगर हम बात करें तो ये किस किस चीज का अराउंड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होना चाहिए, जो क्या होता है? एक तरह का जिसको हम यूरिया बोलते हैं आपका। इसके अलावा आपका डीएपी होना चाहिए, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर और अमोनिया फोस्फेट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन होता है ये किसका? नाइट्रोजन, फोस्फेट एंड पोटेश का। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, और इंडिया के अंदर इंडिया क्या 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया 57 फर्टिलाइजर यूनिट ऑफ नाइट्रोजीनियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। जितनी भी हमारे हैं उसमें से 57 फर्टिलाइजर जो यूनिट है वो किससे बनी हुई है? आपके नाइट्रोजन एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से। 29 यूरिया का है, 9 आपका अमोनियम सल्फेट का है, प्रोड्यूस करता है, और 68 जो है आपका वो आपका सुपर फोस्फेट की क्या है? सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करता है, स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस सिंगल सुपर फोस्फेट। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप की बताए गए हैं। 57 जो है वो आपका नाइट्रोजीनियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस प्रोड्यूस करता है, 29% जो है आपका वो यूरिया के लिए है, 9 जो है आपका अमोनियम सल्फेट के लिए है, और 68 जो है वो आपका सुपर फोस्फेट के लिए है। मेन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो कहां कहां है? गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला में।
अदर सिग्निफिकेंट की बात करें और इसके अलावा और कौन कौन से प्रोड्यूसर है आपके, मेन स्टेट ये है और बाकी के ये इनके अंदर भी ये काम होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना वो प्रोड्यूस करते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। लेकिन जो मेन लीडिंग स्टेट है वो कौन से हैं आपके, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला। अब हम बात करेंगे बेटा सीमेंट इंडस्ट्री की। Cement is used for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dam and for other commercial establishment। ठीक है, सीमेंट का क्यों यूज होता है बेटा? सीमेंट का हमारा यूज कहाँ होता है? जो भी हमें कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग एक्टिविटी करनी होती है तब हमारा क्या यूज होता है आपका सीमेंट का। भले ही अब हमें बिल्डिंग्स बनानी हो, फैक्ट्रीज बनानी हो, ब्रिज बनाने हो, रोड बनाने हो, एयरपोर्ट बनाने हो, आपके डैम बनाने हो और कोई कमर्शियल आपका ऑफिस एंड ऑल बनाना हो, इन सब के लिए आपका क्या लगता है? सीमेंट लगता है। ओके, तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? आपका सीमेंट का। This industry require bulky and heavy raw material like limestone, silica, alumina and gypsum। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका कि ये जो इंडस्ट्री है ना उसको हैवी और बल्की रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे ये आपको दिए गए हैं, लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आपका जिप्सम हो गया करके। ठीक है, The industry has strategically located plant in गुजरात। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी लोकेशन की इसकी, तो ये कहाँ है आपका? गुजरात में। अगर हम फर्स्ट सीमेंट प्लांट की बात करें तो वो 1907 के अंदर सेटअप किया था, कहाँ? चाइना में। और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की बात करें बेटा तो गुजरात है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सीमेंट प्लांट आपका सेटअप किया गया था चाइना के अंदर 1904 में। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड दी अदर पॉलिसी रिफॉर्म लीड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। अब क्या हुआ करके आपका जो भी प्राइस का डी कंट्रोल हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपका 1989 से, पॉलिसी रिफॉर्म एंड ऑल आए, तो क्या हुआ आपका जो भी सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी कैपेसिटी, उसकी प्रोसेस, उसकी प्रोडक्शन, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या देखने को मिला? हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिला। गॉट इट? समझ में आया आपको? फर्स्ट सीमेंट जो है आपका, फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ है आपका? चेन्नई में 1904 के अंदर हुआ था। 1989 से जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया या प्राइस का डी कंट्रोल किया करके और अदर पॉलिसी रिफॉर्म एंड ऑल बनाए गए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, तो उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन के अंदर। The industry is doing well in term of production as well as export। ये जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छा कर रही है, साथ के साथ एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा कर रही है। हमने ये ऊपर ही देखा ना कि एकदम से वो कितनी ज्यादा क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी उसकी प्रोडक्टिविटी एंड ऑल। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। सो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड दी पैसेंजर। ये क्या करती है? आपकी व्हीकल प्रोवाइड करती है जिसके कारण आपका ट्रांसपोर्ट क्या हो सके? क्विक हो सके और साथ के साथ में अच्छी सर्विस मिल सके पैसेंजर को। द इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ इन लास्ट 15 ईयर। अब क्या ये जो इंडस्ट्री है ना ये 15 साल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। ऑब्वियसली बात है, आजकल तो हर घर में 2-2 4 व्हीलर और गाड़ी वाड़ी होना बहुत कॉमन हो गया तो ऑब्वियसली बात है ग्रो तो करेगी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट brought a new technology and aligned the industry with global development। और जैसे कि हम देखते जा रहे हैं जो हमारे यहाँ फॉरेन का इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके कारण वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और उसी से क्या होता है इस इंडस्ट्री का और ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इवन ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया 15 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कार एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। Okay, 9 of commercial vehicle, 14 of the 2 and 3 wheeler। इसके अंदर ये बताया गया है आपका कौन कौन से कितने हैं। 15 की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कार है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, 9 जो है वो कमर्शियल व्हीकल है और 14 जो है वो आपके
2 एंड 3 व्हीलर्स है। अब बेटा हम देखेंगे आईटी इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में। आईटी आजकल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांसिटर सेट ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन, cellular telecom, pager, telephone exchange, radars, computer and many other equipment required by the telecommunication industry। जैसे कि हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इतनी सारी रेंज आपके प्रोडक्ट की क्या करती है, कवर करती है, और जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन, इन सब की जरूरत पड़ेगी, और इनको कौन बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बना रही है। तो ये दोनों इंडस्ट्री एक तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और ये इंपॉर्टेंट भी है। बैंगलोर को आपका इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, बैंगलोर को। अगर हम अदर इंपॉर्टेंट सेंटर की बात करें जहां आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं करके, तो वो कौन से हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। अब मेजर आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। द आईटी इंडस्ट्री हैज एम्प्लॉयड अ मास नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये क्या कर रही है, आईटी इंडस्ट्री बहुत सारे जनों को जॉब प्रोवाइड कर रही है बेटा। The IT industry has been a major foreign exchange earner in the last 2 and 3 years because of the fast growing business processing outsourcing sector। जो हमारी ये इंडस्ट्री है ना, इससे क्या हो रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर जो हो रहा है ना, 2-3 साल से बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बीपीओ है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, या फिर हम इसको कॉल सेंटर भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होता जा रहा है, अच्छा खासा होता जा रहा है, वो भी आपका बढ़ता जा रहा है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री। अब हमने ये तो देख लिया बेटा कि इंडस्ट्रियल जो है आपका कितनी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज एंड ऑल, कितना डेवलप हो रहा है, कितना ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और उसके कारण आपका जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो जितनी ज्यादा आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती जाएंगी, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट ऑल्सो कॉज सीरियस प्रॉब्लम, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने देखा है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री जैसी होती जा रही है, वैसे ही हमारे यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी क्या आ रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है, साथ के साथ में हम डेवलप भी होते जा रहे हैं। बट इसके कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी देखने को मिले हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, इनके अंदर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हमें नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलता है, और इन वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। इंडस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्री है ना, वो 4 टाइप के पॉल्यूशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन इज एयर, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज लैंड एंड लास्ट इज नॉइज। अब मैं आपको बताऊंगी 1 by 1 करके कैसे ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एयर, जैसे कि ऑब्वियसली बात है, वो जो भी जलाते हैं एंड ऑल केमिकल का होता है, उसका धुआं जो भी निकलता है, उसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जो भी उनका वेस्ट एंड ऑल होता है वो क्या करते हैं, रिवर के अंदर बहा देते हैं, जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और जो भी उनका सॉलिड वेस्ट एंड ऑल होता है वो ऐसे लैंड पे फेंक देते हैं, जिसके कारण आपका लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि उनकी जो भी मशीनरी एंड ऑल चलती है उसमें से बहुत आवाज निकलती है, तो आपका क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आया बेटा? वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है। एयर पॉल्यूशन वो कैसे होता है करके, क्योंकि वो जो अनडिजायरेबल गैसेस हैं वो क्या होती हैं, बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपका एयर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से हो रहा है आपका? ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री की वजह से। स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक
kilns, refinery and splitting plant and burning of fossil fuel is in big and small factories that ignore pollution norms. अब जैसे कि जो भी इंडस्ट्री एंड ऑल है, भले ही हम स्मिल्टिंग प्लांट्स की बात कर लें, ब्रिक क्लिन्स की बात कर लें, पेपर फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है, भले ही छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी फैक्ट्री हो, जिसके कारण क्या होता है, स्मोक निकलता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। उसके कारण क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। और इसके जो नॉर्म्स है, ये लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो भी नहीं करते हैं, उसको वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और ऑब्वियसली बात है ना, गलती किसकी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए नहीं, अगर वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन या नॉर्म्स बनाती तो वो लोग इग्नोर नहीं कर पाते। इट adversely affect human health, animal, plant, building and the atmosphere as a whole. उसका इफेक्ट सब जगह देखने को मिल रहा है, ह्यूमन की हेल्थ पे भी देखने को मिलता है, एनिमल की हेल्थ पे भी देखने को मिलता है, प्लांट की हेल्थ को भी देखने को मिलता है। बेटा बिल्डिंग के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। जैसे कि ताजमहल पे बोला जाता है कि ताजमहल को मार्बल में कैंसर एंड ऑल हो रहा है करके, वो कि वो ब्लैकिश ब्लैकिश करके हो रहा है, वो इसी वजह से तो हो रहा है। इवन इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं पूरे एटमॉस्फेयर पे इसका हमें एडवर्सली इफेक्ट देखने को मिलता है, बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब वाटर पॉल्यूशन की हम बात करें, जो भी आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिम्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। और ये जो है आपके वो क्या है, मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया के अंदर। थर्मल पॉल्यूशन की हम बात करें तो इट अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट एंड ड्रेन इनटू द रिवर एंड द पॉन्ड बिफोर कूलिंग। और ये क्या करते हैं, जो भी वहां आपका मतलब जो भी आपकी फैक्ट्रीज एंड ऑल है, वहां गर्म पानी की जरूरत पड़ रही है तो हॉट वाटर किया और वो बिना ठंडा करे क्या करते हैं, उसको रिवर के अंदर ड्रेन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहां की क्या बोलना चाहिए, मछली वछली जो भी होती हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो भी मर जाते हैं। और वो मर जाते हैं तो पानी अपने आप खराब होने लगता है। नॉइज पोल्यूशन की हम बात करें तो जो भी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल होता है मशीनरी में, जो भी फैक्ट्री के इक्विपमेंट है, जनरेटर है, इन सब के कारण क्या होता है, ड्रिल मशीन चलती है आपकी, न्यूमेटिक होता है आपका बहुत सारे, इसके कारण क्या होता है, आपका नॉइज होता है। आपके घर में आपके पास में कोई बिल्डिंग बन रही हो या फिर रोड वोड बन रहा हो तो हमें नॉइज नहीं लगता, हमें इरिटेशन नहीं होता है, तो वैसे इसके कारण भी होता है। उसका क्या बोलना चाहिए, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, आपको मतलब आप बहरे हो सकते हैं, सुनने में प्रॉब्लम जा सकती है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और आपको अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कुछ सजेशन है आपके, सम सजेशन टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर आर। फर्स्ट बोला जा रहा है, मिनिमाइज यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेट। क्या किया जा रहा है, आपको मिनिमाइजिंग करना चाहिए यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग को बाय रीयूजिंग और रिसाइकलिंग, ठीक है। कितने में, 2 या 2 से ज्यादा सक्सेसिव स्टेज के अंदर। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, हार्वेस्टिंग से हमें क्या करना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वाटर की उसको फुलफिल करना चाहिए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड द इन्फ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर एंड पोन्ड। अब जो भी हॉट वाटर एंड ऑल है उनको पहले ठंडा करना चाहिए थोड़ा, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, रिवर या वाटर बॉडीज के अंदर उनको ड्रेन करना चाहिए। इसके अलावा आपको लग रहा है पानी के अंदर जो भी आपकी पानी वानी के अंदर जो भी आपके केमिकल है उसको प्रॉपर उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको कम रिड्यूस कर देना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसको वाटर बॉडीज के अंदर ड्रेन करना चाहिए। बट ये करता कौन है, कोई नहीं करता, सबको पता होता है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। अब हम देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। पर्टिकुलर मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय द fitting smoke stack to factories with electrostatic precipitator, fabric filter, scrubber and the inertial separator। अब क्या बोला जा रहा है, अगर हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम एक स्मोक फिटिंग आती है उसको हम लगा सकते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रेसिपिटेटर के साथ हम उसको लगा सकते हैं, फैब्रिक फिल्टर को हम इसको लगा सकते हैं। इन सारी चीजों को जब हम लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, आपका एयर पॉल्यूशन कम होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट जाएगा, बट एटलीस्ट कम होगा। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल एंड फैक्ट्री। हमें क्या करना चाहिए आपका, हमें है ना स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, अगर हम ऑयल और गैस का यूज करते हैं तो आपका स्मोक कम होगा कंपैरिजन टू किसके, कोल की। कोल को हम करते हैं तो ज्यादा हमारा धुआं होता है, ज्यादा हमारा स्मोक होता है। अगर हम ऑयल और गैस को करेंगे तो हमारा कम स्मोक होगा। उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, आपका एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है। नॉइज पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जनरेटर यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें साइलेंसर लगवा लेना चाहिए, जिसके कारण हमें वो नॉइज पॉल्यूशन ना आए। नॉइज absorbing material may be used apart from the personal use of earplug and earphone। अब आप पर्सनल खुद का यूज कर रहे हो, आपने ईयर प्लग लगा लिया या ईयरफोन लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग तो ये है ना कि आपको ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा नॉइज को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो बेटा ये था आपका आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने देख लिया आपका क्या बोलना चाहिए, आपका इंडस्ट्री के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है हमारी, हमारा किसमें कौन सा नंबर है, हम कैसे चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे जो हमने इनके एडवांटेजेस एंड ऑल देखे, हम कितना डेवलप हो रहे थे उसके कारण। बट हमने ये भी देखा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कितने सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, वो चारों टाइप के पॉल्यूशन, और वो कैसे हम उसको मेजर कंट्रोल कर सकते हैं, इस सब के बारे में मैंने आपको इसके अंदर बताया है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड इसके अलावा आप एक बार और प्रॉपर इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसके कारण आपके जो नोट्स हैं आप उसको बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ के साथ में आप क्या कर सकते हैं बेटा, खुद से थोड़ा सा बना के रखोगे तो आपकी रिटर्न की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अब आप लोगों ने बहुत टाइम से लिखा नहीं है, तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो गई है। आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, जैसे कि मैं जो क्लासेस लेती हूँ उसके अंदर मैं देखती हूँ, जब चेक करती हूँ तो अब बच्चे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, उनकी राइटिंग खराब हो गई है, उनका है ना लिखने का जो टाइम पीरियड था वो उनका कम हो गया है। तो इन सब की प्रैक्टिस करना आप बेटा स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों ने 2-1 साल से लिखा नहीं है, तो जिसके कारण आपको फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम ना जाए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक करके आपका जो चैप्टर है वो मैं आपका लेके आने वाली हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, एंड इसके बाद जब आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। बाय बाय, टेक केयर।